हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अभी तक हम प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं। हमने फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा कि प्लांट्स सनलाइट का यूज करते हुए वाटर और CO2 की हेल्प से अपने पिगमेंट्स के यूज करते हुए कैसे फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन कि जो फूड हमने बनाया है अब उसे वो सेल उस फूड का यूज करते हुए उस फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करेगी और कैसे उस एनर्जी को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करेगी। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के जब चैप्टर की हम बात करते हैं बच्चे, तो आप ये बात याद रखिए, यहां जो हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, ये हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बच्चा यहां प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंस ऐसा पढ़ लेता है कि भाई हमने तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था एनिमल्स के लिए, तो बेटा आपने वो ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ा था जिसमें आपने लंग्स वगैरह सब कुछ पढ़ा। अभी जो मैं रेस्पिरेशन की बात करूंगा ना इस चैप्टर में, वो मैं सेल्यूलर लेवल पर बात करूंगा। हालांकि हमारे चैप्टर में लिख दिया गया कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पर चल रहा है। क्या एनिमल्स में नहीं हो रहा? एनिमल्स में भी हो रहा है। इसका मतलब जो रेस्पिरेशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो बातें हम प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं, वैसे ही एनिमल के रिस्पेक्ट में भी हो जाएंगी। मतलब जो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे यहां, केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ प्लांट सेल में नहीं, एनिमल सेल्स में भी चल रही हैं। लेकिन प्लांट्स में सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन चल रहा है, इसलिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमारा जो मेन मोटिव होगा, हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्लांट्स पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ प्लांट्स में हो रहा है। हम भी खाना खाते हैं, हम भी डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद रेस्पायर हमारी सेल्स भी करती हैं। इसलिए अब हमारे चैप्टर का जो नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ना है कि हम कैसे उस फूड से, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस से बनाया है, उससे एनर्जी कैसे हम लेंगे। चलिए इसी कड़ी में जब हम सबसे पहले चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चे NCERT में, वो पढ़ेंगे डू प्लांट ब्रीथ, कि क्या प्लांट सांस लेते हैं। पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, फिर हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस, फिर हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, और इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है एम्फिबॉलिक पाथवे, और इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट RQ। ये हमारी आउटलाइन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेशन का दे रहा हूं इंट्रोडक्शन, कि रेस्पिरेशन वास्तव में कहते किसे हैं और क्या है रेस्पिरेशन। जब बच्चे हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए रेस्पिरेशन में हमें फूड का ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में हमने फूड का करवाया फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से। हमने कहा फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करने वाले हैं? फूड का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि हम फूड का क्या करने वाले हैं? ब्रेकडाउन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमने फूड का फॉर्मेशन किया है, सिंथेसिस किया है। रेस्पिरेशन के टाइम पे हम फूड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। जस्ट उल्टा चल रहे हैं, मतलब जो कुछ हमने फोटोसिंथेसिस में किया ना, उसका जस्ट उल्टा हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन में। वहां हमने रिडक्शन ऑफ CO2 करवाया, फूड बनाया, यहां हम उसी फूड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। वहां हमने फूड का फॉर्मेशन करवाया, वहां हम उसी फूड का क्या करवा रहे हैं? ब्रेकडाउन करवा रहे हैं। अब बात यह समझनी है कि आप ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? तो बताइए, हम ये ब्रेकडाउन, हम ये ऑक्सीडेशन फूड का इसलिए करवा रहे हैं ताकि क्या बन पाए? एनर्जी, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए बच्चे, जब भी सेल के रिस्पेक्ट में एनर्जी की बात आएगी ना, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि हम ATP की बात कर रहे हैं। सेल चाहे एनर्जी बनाए और सेल चाहे एनर्जी यूज करे अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में, वो ATP का ही यूज करेगी। इवन फोटोसिंथेसिस में हमने कहा है कि फूड का फॉर्मेशन हम लाइट एनर्जी की हेल्प से करते हैं, लेकिन फूड फॉर्मेशन के टाइम पर हम लाइट का डायरेक्ट यूज नहीं करते। उस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए
पहले केमिकल एनर्जी बनाई जाती है, जैसे हमने क्या बोला है, एटीपी, और फिर उस एटीपी और NADPH2 को हमने यूज करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाया था। तो आज हम ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे ना रेस्पिरेशन में, तो उससे जो एनर्जी बनाएंगे, तो सेल के लिए वो एनर्जी किस फॉर्म में लेने वाले हैं हम, एटीपी की फॉर्म में ही लेने वाले हैं। तो चाहे सेल बनाए एनर्जी और चाहे सेल यूज करे एनर्जी, तो किस फॉर्म में करेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में करेगी। देखिए, हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड का करवाने वाले हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन्स को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। हाइड्रोजन जुड़े तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन है। याद करिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन्स को जोड़ा, जो कि हाइड्रोजन हमने वाटर से लिए, और उन हाइड्रोजन्स को जोड़कर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाया। अब जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में हम फूड का क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो इस ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन्स को रिलीज करेंगे हाइड्रोजन्स को। देखिए, ये एक प्लांट है हमारे पास, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाएगा। कैसे चलाएगा, एटमॉस्फेयर से इसने क्या लिया, एटमॉस्फेयर से इसने CO2 लिया, रूट से इसने वाटर लिया, क्लोरोफिल इसके पास खुद का था ही, और इसके ऊपर क्या गिरी, लाइट गिरी। इन सब का यूज करते हुए क्या क्या, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इसके पास खुद था, रूट से इसने क्या एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया। इन सब का यूज करते हुए एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइट की प्रेजेंस में। नाम क्या दिया, फोटोसिंथेसिस। कैसे फूड बनाया, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ के आए हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसने जो फूड बनाया वो बनाया ग्लूकोज। और बच्चे, ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ते हैं C6H12O6। तो कितने कार्बन है ग्लूकोज में, 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन जो है वो आपस में जुड़े होंगे, बॉन्डिंग की होगी। तो बताइए, ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और इन बॉन्ड्स में एनर्जी प्रेजेंट है। अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि बताइए, जब आपने लाइट एनर्जी का यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फूड बनाया, उस फूड में एनर्जी कहां है, तो आप बताएंगे उस फूड में एनर्जी उन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में है। जो बॉन्ड्स बनते हैं ना फूड के अंदर, उन बॉन्ड्स में क्या प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है। अब ऑक्सीडेशन के टाइम पे हम उन्हीं बॉन्ड्स का ही क्या करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मतलब हम ऑक्सीडेशन जब करवाएंगे फूड का, जब हम क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे, तो इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का ही क्या करने वाले हैं, ब्रेक डाउन करने वाले हैं। जब आप इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, तो इन बॉन्ड्स में जो एनर्जी है वो बाहर निकलेगी और सेल उसे कन्वर्ट कर लेगी किसमें, एटीपी में। लेकिन आपको यहां यह बात भी याद रखनी है बच्चे, जो बात मैं बोलने वाला हूं उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि जितनी एनर्जी हमें लाइट से मिली है उतनी एनर्जी ग्लूकोज में नहीं होगी, उससे कम होगी, और जितनी ग्लूकोज से निकलेगी उतनी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगी, कम होगी कन्वर्ट। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ के आते हैं कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कन्वर्जन 100% नहीं होता है। इसका मतलब जितनी लाइट एनर्जी यूटिलाइज की गई थी उतनी ग्लूकोज में प्रेजेंट नहीं है, और जितनी ग्लूकोज के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी प्रेजेंट है उतनी एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में वापस मिलने वाली नहीं है। मान लेते हैं कि जितनी एनर्जी ग्लूकोज के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में है वो 100% है, तो क्या ग्लूकोज की 100% एनर्जी बदल जाएगी एटीपी में? तो हमारा आंसर है कि नहीं, 100% एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता है। तो बात आती है, जो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो गई वो ठीक है, लेकिन रिमेनिंग एनर्जी का क्या हुआ? तो हम कहते हैं कि जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। देखिए, हम रेस्पायर करते हैं बच्चे, हम में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। आप ये बात सोचकर देखिए, मेरे रूम का टेम्परेचर अगर मैं एसी चलाकर 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं
तो भी मेरी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। इसका मतलब मेरी बॉडी की सेल्स जब रेस्पायर करती हैं तो रेस्पायरेशन में वो प्रोडक्शन करती हैं हीट का। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी हमारे पास यहां फूड में प्रेजेंट है वो सारी की सारी एनर्जी हमने एटीपी में कन्वर्ट नहीं की है। उसका कम हिस्सा हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और ज्यादा हिस्सा हम हीट की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। मैं यहां पर आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि लिविंग्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस एक तो आपको याद रखना है कि स्लो है और दूसरा आपको याद रखना है कि ये स्टेप वाइज है। मतलब ये है कि ग्लूकोज का जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फूड का जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो हम एक सिंगल स्टेप में नहीं करते, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये। और दूसरा, हम यहां ब्रेक डाउन से जो एनर्जी रिलीज करेंगे ना वो स्लो करेंगे, सडन एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। उसका कारण यही है बच्चे, आपको यहां से ये बात समझ में आएगी कि जब आप एक फूड का, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो अगर आप उसमें से सारी की सारी एनर्जी एक स्टेप में सडन रिलीज करते हैं तो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर ज्यादा आएगी। और मेरे को मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है, तो मेरी बॉडी की सेल, मतलब मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूं, मींस मैं लिविंग का एग्जांपल ले रहा हूं, तो हर एक लिविंग को अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो जो सेल्स हैं उस बॉडी की, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को इतना फास्ट नहीं चलाती कि बॉडी का टेम्परेचर उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, और इतना स्लो भी नहीं चलाती कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम हो जाए। हमें हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट हमें कहां से मिल जाएगी? रेस्पिरेशन से मिल जाएगी। हमारी सेल्स कंटिन्यू रेस्पायर करती रहेंगी। ग्लूकोज में जितनी एनर्जी प्रेजेंट है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हम एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे हमारी सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी, हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म चलेगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, और उस हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसका मतलब यह है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको यह बात, कि हमारी सेल्स एनर्जी का यूज हीट नहीं एटीपी की फॉर्म में करती हैं। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, सेल चाहे एनर्जी यूज करे और सेल चाहे एनर्जी बनाए, यूज करेगी तो भी एटीपी, एनर्जी बनाएगी तो भी एटीपी। इसका मतलब किसी भी सेल के लिए एटीपी एक्ट करता है एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर मैं आपको कह दूं कि आप कौन हैं, आप कहते हैं वी आर इंडियंस, ओके, आप कमाई करें तो इंडियन करेंसी में करेंगे, आप खर्च करें तो इंडियन करेंसी में करेंगे। इसका मतलब बात हो रही है करेंसी की, बात हो रही है रुपए की, रुपीज। मैं कहता हूं वो बहुत खर्चा करता है, तो बहुत खर्चा वो किसका करता है? करेंसी का। वो बहुत कमाता है, क्या कमाता है? करेंसी। कौन है? रुपीज। ऐसे ही सेल अगर खर्च करती है एनर्जी तो वो एटीपी को खर्च करती है, और सेल अगर यूटिलाइज करती है एनर्जी तो वो एटीपी को ही यूटिलाइज करती है। अल्टीमेटली किसी भी सेल के लिए जो एटीपी है वो सेल की एनर्जी करेंसी है। तो इस पूरे प्रोसेस से हमें समझ में आ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस में हमने ग्लूकोज बनाया था ना बच्चे, उसी ग्लूकोज का हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो बच्चा कह रहा है, बच्चा इस बात को समझ रहा है कि इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था उसका बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल है। इसे आप इसकी केमिकल रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। देखिए, हमने कहा हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन यूज हुई और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए। तो हमने ग्लूकोज को तोड़ दिया CO2 में, वाटर में और एनर्जी में। याद करिए, जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो आप इस एरो को इस तरफ पढ़ रहे थे,
हमने इक्वेशन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को यूज करते हुए हमने CO2 को वाटर से रिएक्ट करवाया और फॉर्मेशन करवाया ग्लूकोज का, और वाटर से क्या निकाले थे? ऑक्सीजन। एक्सपेरिमेंटली हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक्स टेक्निक हमने यूज करते हुए O18 हमने ये क्लियर किया था, जो ऑक्सीजन निकल रही है वो वाटर से आ रही है। तो आप देखिए, आज उसी इक्वेशन को हम रिवर्स में लेकर जा रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट थे, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन में एज ए सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के सबस्ट्रेट थे वो रेस्पिरेशन में एज ए प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। देखिए आप, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या बना? CO2 एंड वाटर। इसका मतलब 6 CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज किया था। तो आज जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे ना, तो 6 ऑक्सीजन निकालेंगे और वही 6 ऑक्सीजन यूज करेंगे और वही 6 CO2 निकालेंगे और 12 वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब हम फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं, जो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में उसका ही हम रिवर्स करने वाले हैं रेस्पिरेशन में। लेकिन यहां जो इक्वेशंस होने का, केमिकल रिएक्शंस चलने का, मेटाबॉलिज्म चलने का जो प्लेस है, जो साइट है, वो चेंज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा है बच्चे, यहां हम रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में, और रेस्पिरेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल के एक सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। इसका मतलब प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, लेकिन प्लेस सेम नहीं है। कौन है? सेल का साइटोप्लाज्म है और सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां हम रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। अब आप इस बात को समझिए कि हम रेस्पिरेशन के लिए जब भी एनर्जी प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन किसी ना किसी कंपाउंड के ब्रेकडाउन से होगा। और वो जो कंपाउंड होगा ना बेटा, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, जनरली जब भी सेल्स रेस्पिरेशन के लिए किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करती हैं, तो अपनी प्रायोरिटी पर वो हमेशा ग्लूकोज को लेकर चलती हैं। देखिए, इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से आप ये मत समझ जाइए कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा ग्लूकोज को ही तोड़ेंगी। ऑलवेज टर्म हमें यूज नहीं करनी है। मेनली या जनरली वो ग्लूकोज को ही तोड़ेंगी। सबसे पहले सेल यूज करना पसंद ग्लूकोज को ही करती है। इसीलिए हमें जब एनर्जी की जरूरत होती है ना बेटा, तो हमें डॉक्टर ग्लूकोज ही चढ़ाता है, और ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट करवाया जाता है, या हमें पिलाकर हमारे डाइजेशन सिस्टम को दिया जाता है, ताकि वो हमारी सेल्स तक पहुंच पाए, हमारी सेल्स तक पहुंच पाए। और उसी ग्लूकोज का सेल क्या कर पाती है? इजीली यूज कर पाती है। तो आप इस बात को समझिए, सिर्फ ग्लूकोज ही यूज होगा ऐसी बात नहीं है। हां, मेनली सेल्स रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ही यूज करना पसंद करती हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करवाना दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपेयर में थोड़ा इजी है। इसी कड़ी में देखिए, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो सेल में चल रहा है, और जो सेल में चल रहा है वो सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के नाम के सेल ऑर्गेनल की वजह से हो रहा होगा। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ऐसे कंपाउंड्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज करवाए जाते हैं, उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। इसका मतलब अभी अभी हम जो पढ़ के आए हैं इंट्रोडक्टिव पोर्शन, उसमें हमने रेस्पिरेशन के लिए जिस कंपाउंड का ब्रेकडाउन करवाया, जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाया, वो कंपाउंड हमने ग्लूकोज लिया था। तो इसका मतलब हम ग्लूकोज को एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं, और सेल्स जनरली एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज को ही यूज करना पसंद करती हैं। जनरली या मेनली, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज, दीज आर यूजली कार्बोहाइड्रेट्स,
ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो जनरली होते कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन होते हैं? ग्लूकोज। सबसे पहले सेल उसी को यूज करना पसंद करती है। तो दीज आर यूजली कार्बोहाइड्रेट्स, बट एक्सेप्ट दीज फैट, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मैं बार बार बोल के आया हूं आपके बात कि आपको ऑलवेज नहीं बोलना है, आपको ध्यान देना है किस पर? जनरल पर, मेन पर। मेनली हम यूज कार्बोहाइड्रेट को करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास बहुत टाइप के हैं, लेकिन उसमें भी हम सबसे पहले किसको यूज करना पसंद करते हैं? ग्लूकोज को, क्योंकि उसे ऑक्सीडाइज करवाना मेरे लिए आसान है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा सेल के पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सेल इनको भी यूटिलाइज करती हैं, लेकिन एज पर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है और आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट और आप पहले फैट और प्रोटीन को यूटिलाइज कर रहे हैं। पहले तो अगर वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर रही हैं तो सेल्स कार्बोहाइड्रेट को यूज करना पसंद करती हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन फैट्स और प्रोटीन्स की कंपेयर में थोड़ा इजी है। फिर मैं ये बात बार बार बोल के आया हूं, प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली ग्लूकोज आपको याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट को पहले यूज करती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में भी किसको? ग्लूकोज को पहले यूज करना पसंद करेंगी एज यूज एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। इन द एब्सेंस और लेस अवेलेबिलिटी, या तो अवेलेबल बहुत कम अमाउंट में है या एब्सेंट है, कौन? बोलिए, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन द एब्सेंस or the less availability of the carbohydrates, the respiratory substrate can be fats or proteins. अगर कार्बोहाइड्रेट हमने पास हो जाते हैं खत्म, या बहुत कम अमाउंट में है और सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए और उसे ज्यादा रेस्पिरेशन करना है, लेकिन रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो अपनी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेल्स कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट्स और प्रोटीन्स को यूज करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन वो प्रायोरिटी पर किसको रखती हैं? कार्बोहाइड्रेट को, और उसमें भी किसको रखेंगी? ग्लूकोज को। चलिए बच्चे, जब आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की, तो आपको इनकी एक तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है कि इतनी एनर्जी इसमें है, इतनी एनर्जी हमारे पास है, और इसका 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के कन्वर्जन हम फिजियोलॉजिकल वैल्यूज इसकी पढ़ते हैं कि इतना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, फिजियोलॉजी में हम निकाल पा रहे हैं बाहर, जिसमें से कुछ पोर्शन हीट की फॉर्म में निकल जाएगा और कुछ पोर्शन एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, ये वो एनर्जी नहीं है जो सारी हमने एटीपी में कन्वर्ट कर ली है। बच्चा कहेगा 4.1 से तो 4 तो आपने एटीपी बना लिया, ऐसा नहीं है। ये वो है जो हम ग्लूकोज से बाहर निकाल पा रहे हैं। अब जो ग्लूकोज से बाहर निकलेगी ना, उसमें से कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी में, और कुछ किस में कन्वर्ट होगा? हीट में। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि तोड़ने के बाद आप उस ग्लूकोज से, उस कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी निकाल पाए। अब वो निकाल पाए, उसमें से निकली हुई एनर्जी में से कुछ हिस्सा एटीपी में कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा एटीपी में कन्वर्ट होगा। दूसरी चीज है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अगर कैलोरीफिक वैल्यू हम पढ़ते हैं तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, लेकिन अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखते हैं तो वही 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ना आसान है, इसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग उतनी ही फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। प्रोटीन्स को तोड़ना उतना आसान नहीं है हमारे लिए। और तीसरे नंबर पे हम रखते हैं बेटा किसको? फैट्स को। और फैट्स में आप याद करेंगे 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी, और इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू आपको याद करनी है 9। देखिए, ये बात आपको याद रखनी है कि सेल्स सबसे पहले यूज करना किसे पसंद करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरी बात, अगर कार्बोहाइड्रेट्स एब्सेंट हैं या कार्बोहाइड्रेट्स लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, अवेलेबल उतने नहीं है जितने कि सेल के लिए रिक्वायर्ड हैं,
तो सेल्स क्या करती हैं? तो हम कहते हैं सेल्स फैट्स और प्रोटीन्स को यूटिलाइज करती हैं। अब बात आती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में है या कार्बोहाइड्रेट है नहीं, हमें अब कार्बोहाइड्रेट की जगह पर यूज करना है प्रोटीन को या फिर यूज करना है फैट्स को। तो इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे या इनमें भी कोई प्रायोरिटी है? तो हम कहते हैं इनमें भी प्रायोरिटी है। हम कार्बोहाइड्रेट के बाद यूज करते हैं फैट्स को, और फैट्स के बाद हम यूज करते हैं किसको? प्रोटीन्स को। तो बताइए सबसे पहले किसको यूज कर रहे हैं आप? कार्बोहाइड्रेट्स को, उसके बाद फैट्स को, और उसके बाद प्रोटीन्स को। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझा देता हूं कि फैट्स को यूटिलाइज करना या ऑक्सीडाइज करना हमारे लिए टफ क्यों है। कार्बोहाइड्रेट में एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं ग्लूकोज का, C6H12O6। यहां आप कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे कि जितने कार्बन हैं उतने ही ऑक्सीजन हैं, लेकिन जब फैट्स की बात की जाती है तो फैट्स में जो फैटी एसिड होते हैं वो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। मैं एक फैटी एसिड की बात कर रहा हूं जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है बच्चे, फैटी एसिड। और फैट्स को ट्राई ग्लिसराइड बोलते हैं। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं। और जब हम फैटी एसिड की बात करते हैं तो फैटी एसिड एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। देखिए ये तो बहुत कम कार्बन बनाए हैं मैंने, इससे भी ज्यादा 50, 45, 70, 80, 100 कार्बन वाले फैटी एसिड हैं हमारे पास। अब उनमें कार्बन तो बहुत सारा है लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है, क्योंकि फैटी एसिड के एक एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH होता है, वहां ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है। इसको ऐसे याद करिए, इजी और टफ को। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो उनको यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम है, मतलब ऑक्सीडाइज आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं फैट को, तो फैट्स के फैटी एसिड्स में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने की वजह से आपको उसे यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा रहेगी। इसे एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए बच्चे। मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में हूं, खड़ा हूं, बैठा हूं, लेट रहा हूं, तो मेरी सांसें फूलती नहीं है। मैं बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में सांसें ले रहा हूं, मतलब ब्रीथिंग चल रही है, ऑक्सीजन इनहेल, CO2 एक्सहेल, आ रही है ऑक्सीजन, जा रही है CO2, आ रही है ऑक्सीजन, जा रही है CO2, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे यह कह दिया जाए कि भाई आपकी बॉडी की फैट बर्न करनी है, आपने ध्यान देना, आपकी बॉडी की फैट बर्न करनी है आपने, तो सोचिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपके मुंह से बात निकलेगी सर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सोचिए जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं दौड़ लगाऊंगा, मैं पुशअप लगाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, उछलूंगा, कूदूंगा, तो मेरी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको काम करना पड़ेगा ज्यादा, उनको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा ज्यादा। तो जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्स के लिए क्या हो जाएगा? कम। और सेल्स किसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगी? फैट्स को। लेकिन फैट को यूटिलाइज करना आसान तो नहीं है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। और सोचो जब मैं दौड़ लगाता हूं तो थोड़ी देर तो मैं नाक से सांस लेता हूं, काम चल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नाक से साथ साथ मुंह भी खुल जाता है, क्योंकि अकेले जो नाक के छेद है उनसे ऑक्सीजन मेरी पूरी नहीं हो पा रही, तो मुंह भी खुल जाता है, ऑक्सीजन और ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसका मतलब फैट को यूटिलाइज करना थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसे आप ऑक्सीजन से समझिए कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसे ऑक्सीडाइज करना आसान, जिसमें ऑक्सीजन कम उसे ऑक्सीडाइज करना टफ, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब बच्चा कहता है अगर ऐसी बात है तो इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर तो प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट फैट की कंपेयर में ज्यादा ऑक्सीजन है। बच्चे इस बात को आप ऐसे समझिए, अगर मैं फैट से पहले क्या यूज कर दूंगा? कार्बोहाइड्रेट तो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं फैट और प्रोटीन को यूज कर रहा हूं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होते तो इनको यूज करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट मेरे पास नहीं है तो मैं फैट और प्रोटीन्स को यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, और उसमें भी पहले फैट को यूज कर रहा हूं। तो बच्चा कहता है जो आपने ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग तो पहले प्रोटीन यूज होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इस बात को समझिए आप कि सेल्स ने अपने आप को ऐसा सेट कर रखा है कि हम दूसरे नंबर पे फैट को ही यूज करेंगे, प्रोटीन को हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। उसका कारण क्या है बेटे? उसका कारण यह है
कि हम पढ़ के आए हैं पहले भी एंजाइम्स, और हम कहते हैं कि सेल में मैक्सिमम एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और एंजाइम्स मेरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि भाई मेरी रेट ऑफ रिएक्शन, मेरी जो रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग की चल रही हैं, उनकी पेस, उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी, उनकी रेट कितनी होनी चाहिए, मेंटेन करने का काम किसका? ये मेंटेन करने का काम एंजाइम्स का है। बेटा अगर हम फैट से पहले प्रोटीन्स को यूज कर देंगे ना, तो इसका मतलब हम हमारे एंजाइम्स को यूज कर देंगे, और अगर हमारे एंजाइम यूज हो जाएंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो हम फैट को उतनी ईमानदारी से, उतने अच्छे तरीके से, उतनी एफिशिएंसी के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेल ने सेट कर रखी है सीक्वेंस कि सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे, फिर हम फैट को यूज करेंगे, और फिर हम प्रोटीन्स को यूज करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन इस टेबल में आपको ऑर्गेनिक एसिड्स दिए गए नहीं है। उसका कारण यह है कि ये जो तीन सबस्टेट आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ये रेस्पिरेटरी सबस्टेट तो ऑलमोस्ट सभी सेल्स के लिए रेस्पिरेटरी सबस्टेट का काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो कुछ स्पेशल केसेस में और कुछ स्पेशल प्लांट्स के लिए ही एज ए रेस्पिरेटरी सबस्टेट काम करते हैं। वो सभी सेल्स के लिए या सभी प्लांट्स के लिए एज ए रेस्पिरेटरी सबस्टेट यूज होते हों ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ने हैं कि यस यूज होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्टेट, लेकिन सब में होते होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए इस टेबल में आपको ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं दिए गए हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज द मैलिक एसिड एक्सेट्रा कैन बी यूज एज द रेस्पिरेटरी सबस्टेट इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सर्टेन कंडीशंस में ही ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेटरी सबस्टेट की फॉर्म में यूज होता है, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और ये जो रेस्पिरेटरी सबस्टेट जितने भी है ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और उन बॉन्ड्स में से निकलने वाली एनर्जी से एटीपी बनाकर अपनी सेल का मेटाबॉलिज्म चलवाएंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास एनसीईआरटी की है, ये अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम, पहली हेडिंग है एनसीईआरटी की। जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 226 पे चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होगा और 227 पे जाके आपका इंट्रोडक्शन खत्म होगा और पहला टॉपिक 14.1 स्टार्ट होगा, डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट सांस लेते हैं? देखिए ब्रीथ से मतलब क्या है, सांस लेने से मतलब क्या है कि भाई गैस अंदर आ रही है, गैस बाहर जा रही है, गैस अंदर आ रही है, गैस बाहर जा रही है। ब्रीथ कहते किसको हैं? O2 अंदर आना, CO2 बाहर जाना। क्या प्लांट्स में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। क्या प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है? बिल्कुल होता है। क्या प्लांट्स गैसेस को इनहेल करते हैं? करते हैं। एक्सहेल करते हैं? करते हैं। गैसेस का आना जाना तो है, लेकिन प्लांट्स के पास एनिमल्स की तरह एक डेवलप्ड रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जैसे मैं मेरी बात करूं ना, मैं एक एनिमल हूं बच्चे, डेवलप्ड एनिमल हूं। आज तक इवोल्यूशन के अंदर अगर देखा जाए तो टॉप मोस्ट पर हूं मैं एनिमल्स में, ह्यूमंस। अगर आप मेरी ब्रीथिंग की बात करेंगे ना, सर्कुलेशन की बात करेंगे, तो ब्रीथिंग के लिए मेरे पास नोज है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं। इनसे मैं क्या कर रहा हूं? गैसेस एक्सचेंज कर रहा हूं एनवायरनमेंट के साथ। सिस्टम है मेरे पास पूरा, ब्रीथिंग सिस्टम। उसके बाद जो गैसेस अंदर आई हैं उनको मैं सर्कुलेट करवाता हूं मेरी बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन, जिसमें मैं हार्ट पढ़ रहा हूं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, बहुत कुछ है। डेवलप्ड सिस्टम है मेरे पास, ब्रीथिंग के लिए भी और सर्कुलेशन के लिए भी। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, लेकिन उनके पास एनिमल्स की तरह कोई भी डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, लेकिन उनके पास एनिमल्स की तरह कोई डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स have no specialized organ for the gases exchange, but they have stomata and the lenticels for this purpose. वो अपने इस पर्पस के लिए अपने शरीर पर पोर्स रखते हैं। उन पोर्स को लीव्स पर स्टोमेटा कहते हैं और स्टेम पर हम लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं। There are the several reasons,
यहां बहुत सारे कारण हैं व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कि प्लांट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिना क्यों है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने हमारे सिलेबस के अंदर हमें 3 कारण समझाए हैं, बहुत अच्छे से हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन जो बताया है वो बताया है कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओवन गैस एक्सचेंज, वो अपनी टेक केयर खुद करता है अपनी गैस एक्सचेंज का। कैसे करता है? क्योंकि गैस एक्सचेंज के ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें या गैसेस एक्सचेंज की हम बात करें तो प्लांट की अपनी नीड खुद की पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? आप समझिए कि किसी प्लांट की लीफ है, ये इस लीफ में फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है और इस लीफ की सेल में रेस्पिरेशन भी चल रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 चाहिए, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, सही है। और फोटोसिंथेसिस से बाहर क्या निकलता है? O2। O2 कहां जा रही है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन आप सोचो ना, जिस सेल में फोटोसिंथेसिस से O2 निकल रही है वो रेस्पिरेशन में यूज नहीं आ सकती? आ सकती है। और जो रेस्पिरेशन से CO2 निकल रही है वो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आ सकती? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन फिर भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इतनी गैसेस एक्सचेंज नहीं करनी पड़ती। उसका कारण क्या है? मैं इंट्रोडक्शन में एक बात बोल के आया आपसे कि रेस्पिरेशन इज ए स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस, कि रेस्पिरेशन एक धीमा और एक स्टेप वाइज होने वाला प्रोसेस है। इसका मतलब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन की स्पीड फोटोसिंथेसिस की स्पीड से बहुत कम है। इसका मतलब रेस्पिरेशन में निकलने वाली CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ती है। कम पड़ती है तो कहां से ले लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। इसका मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलती है वो ज्यादा निकलती है, लेकिन उसकी नीड रेस्पिरेशन में कम है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लांट कहां दे देते हैं? एटमॉस्फेयर में। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट डे टाइम में जब लाइट होती है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, सिंपल बात। और दूसरा, प्लांट्स में गैसेस का कोई लंबा डिस्टेंस भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते प्लांट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होता प्लांट्स में, गैसेस का एक लिटिल ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है। स्टोमेटा से गैस अंदर आई और स्टोमेटा से गैस बाहर जाई, बस इतना ही ट्रांसपोर्ट है। मेरी बॉडी में गैसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है बच्चे। अगर मैं इस हाथ की सेल्स को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप मेरा नाक और मुंह बंद कर दो और इसे एक ऑक्सीजन से भरी हुई बोतल में मेरा हाथ डाल दो और कह दो कि हाथ की सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए थी, मिल जाएगी। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ के सेल्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज कर पाए। उसके लिए तो एक लंबा डिस्टेंस क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन नाक से अंदर जाएगी, ट्रेकिया से लंग्स में आएगी, लंग्स से फिर हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगी और लेफ्ट साइड से यहां पंपिंग करवाते हुए हम ऑक्सीजन को इस हैंड की सेल्स तक पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब लंबा डिस्टेंस क्रॉस करना है, उसके लिए हमें एक पूरा प्रॉपर सिस्टम चाहिए। और प्लांट्स में ऐसा है नहीं, एक लिटिल ट्रांसपोर्ट है गैसेस का, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ही नहीं गैसेस का, तो उनको डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दूसरा कारण क्या है कि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। प्लांट में ज्यादा डिमांड है ही नहीं गैस एक्सचेंज की, और ऑक्सीजन के लिए तो खास करके, क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है ना बेटा, वो बहुत स्लो होता है, और उस स्लो प्रोसेस से जितनी एनर्जी बनती है प्लांट अपने लिए उतना से काम चला लेता है। उसका कारण एक ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि प्लांट्स में एनर्जी खर्च करने वाले सिस्टम्स को माइनस कर दिया गया है। अगर आप देखो ना मेरी बॉडी के बारे में, एक एनिमल के बारे में बात करो, तो एनिमल में मैक्सिमम एनर्जी हम खर्च करते हैं नर्वस सिस्टम और सर्कुलेट इसमें मस्कुलर सिस्टम में। मेरी मसल्स और मेरी न्यूरॉन्स एनर्जी बहुत खर्च करती हैं, बहुत एनर्जी खर्च करती हैं, और प्लांट के पास है ही नहीं। क्या प्लांट दौड़ते हैं? क्या प्लांट में मस्कुलर सिस्टम है? प्लांट में नर्वस सिस्टम है? एनर्जी खर्च करने वाले प्रोसेस प्लांट ने मैक्सिमम माइनस कर दिए, इसलिए उसकी ज्यादा डिमांड है ही नहीं बच्चे रेस्पिरेशन को लेकर, इसलिए उसको ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए उसने डेवलप सर्कुलेटरी या ब्रीथिंग सिस्टम भी रखा हुआ नहीं है। फिर रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, इनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम है। मैं पहले कह चुका हूं, रेट्स ऑफ लोअर देन द एनिमल्स डू। जितना फास्ट एनिमल रेस्पायर करता है ना, उतना प्लांट नहीं करते। मुझे तो, मैं अगर बोल भी रहा हूं ना बच्चे, तो मेरे तो यहां पर भी बहुत सारी मसल्स काम कर रही है। मैं अगर मेरे हाथ में मूवमेंट करवा रहा हूं ना, तो यहां पर भी बहुत सारी हजारों लाखों मसल्स काम कर रही हैं। अब जब ये मसल्स वर्क करेंगी तो इन मसल्स को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। और वो एनर्जी कहां से मिलनी है? रेस्पिरेशन से। तो सिंपल सी बात है कि इनमें रेस्पिरेशन की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा।
किसमें? एनिमल्स में। और प्लांट ने अपने एनर्जी खर्च करने वाले प्रोसेस तो बहुत माइनस कर रखे हैं बच्चे, है ही नहीं उसमें वो प्रोसेस, तो उसे एनर्जी खर्च की जरूरत कम है, इसलिए उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस भी स्लो चल रहा है। ओनली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एक्सचेंज्ड। अभी बात करके हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 अंदर आती है और O2 बाहर जाती है लार्ज अमाउंट के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो रेस्पिरेटरी रेट से अमाउंट में ज्यादा होती है। ईच लीफ इज वेल अडॉप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ऑन नीड ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लीफ सफिशिएंटली अपनी गैसेस का एक्सचेंज अपने एटमॉस्फेयर के साथ कर पाती हैं थ्रू देयर स्टोमेटा। अब वो स्टोमेटा से कैसे गैस एक्सचेंज करेंगी वो हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में। When cells photosynthesized, जब फोटोसिंथेसिस करती हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज नॉट ए प्रॉब्लम इन दीज सेल्स। सही बात है, जब एक सेल फोटोसिंथेसिस करेगी, मतलब ये एक लीफ है, इस लीफ में एक सेल है, इसमें यहां क्या चल रहा है? रेस्पिरेशन, और यहां क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो फोटोसिंथेसिस से क्या निकालेगी? O2, और यही O2 किस में काम आ जाएगी? रेस्पिरेशन में। तो यही तो कह रहा है, व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट ए प्रॉब्लम। ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरे पास सफिशिएंट है, बिल्कुल है। इन दीज सेल्स सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकल रही है वो उसी सेल में तो रिलीज हो रही है, इसलिए वो ऑक्सीजन उसके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। इसलिए ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर के साथ उसने नहीं रखा है किसी भी डेवलप्ड सिस्टम को। दूसरे कारण के बाद अब हम चलते हैं तीसरे कारण पे। थर्ड रीजन जो हमें एनसीईआरटी पढ़ा रही वो है कि द डिस्टेंस that gases must diffuse in even large bulky plant is not great। इस लाइन को ऐसे समझिए आप, एक बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा ट्री। अब ट्री में सेल्स भी बहुत सारी होंगी, रेस्पायर भी करेंगी, उनमें गैसेस की जरूरत भी होगी, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल होगी। तो फिर वो कैसे अपने इतने बड़े प्लांट में, बल्कि प्लांट के अंदर वो अपनी जरूरत कैसे पूरी करेगा? तो आप बताइए, उस प्लांट के ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी पूरा प्लांट है ना, उसके हर एक ऑर्गन पर पोर्स प्रेजेंट है। अगर लीव्स पर है ना तो उनको स्टोमेटा कहा गया है, और लीव्स के अलावा स्टेम या रूट्स पर प्रेजेंट है ना तो उनको लेंटिसेल्स कहा गया है। और उन पोर्स की हेल्प से वो अपने एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में है, और सीधा ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो वहां से गैसेस का क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। ईच लिविंग सेल इन द प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज द सरफेस ऑफ द प्लांट। जब हम प्लांट की बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो हम ये पढ़ते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा स्टेम होगा ना, बड़ा चौड़ा स्टेम है ऐसे, बल्कि प्लांट ट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो तो वुड है, और वुड का मैक्सिमम पार्ट डेड है। तो लिविंग पार्ट तो सुपरफिशियल होता है, बाहर की तरफ होता है, सरफेस की तरफ, और सरफेस की तरफ कौन है? पोर्स, लेंटिसेल्स, और उनकी हेल्प से वो गैसेस का क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज। आप देखिए, एक एनिमल के इंटरनल जो लिविंग ऑर्गन्स है ना वो लिविंग है बच्चे, इंटरनल। आप देखिए मेरे, आप थोरैक्स केस की बात करो, ये वाला हिस्सा है, इससे नीचे एब्डोमिनल एरिया में आओ, यहां जितने भी सेल अंदर जो ऑर्गन्स बॉडी ऑर्गन, वो सारे जिंदा हैं। लंग्स, हार्ट, ट्रेकिया, लीवर, किडनीज, पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, कौन सा ऑर्गन है मेरी बॉडी के अंदर जो लिविंग नहीं है? सारे लिविंग है। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसका सीधा मेरा कॉन्टैक्ट किसके साथ हो? एटमॉस्फेयर के साथ। यहां तो कोई पोर है ही नहीं ना, लेकिन अंदर वाले सारे ऑर्गन लिविंग है और उनको गैसेस की जरूरत भी है। तो जरूरत है तो हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि भाई यहां से गैस अंदर आएगी और आपको मिल जाएगी, तो सिस्टम चाहिए मुझे। लेकिन प्लांट्स में तो इंटरनल पार्ट तो डेड है, क्योंकि जो बल्कि जो बड़े ट्रीज हैं, बड़े प्लांट हैं, उनका सेंट्रल पार्ट तो वुड होता है बच्चे, और वुड डेड है। तो इसका मतलब लिविंग पार्ट सिर्फ सुपरफिशियल है, और सुपरफिशियल है तो वहीं सुपरफिशियल जो बाहर वाली लेयर्स हैं वहां पर लेंटिसेल्स हैं, वहां से सीधा गैसेस का क्या हो जाता है? एक्सचेंज। In stem, the living cells are organized in thin layers inside the beneath of the bark। बार्क सबसे बाहर वाली लेयर होगी, ट्री के बाहर जो सूखा हुआ कवर होता है ना, कवर ड्राई सा, उसे बार्क कहते हैं। बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट को वुड कहते हैं। तो बार्क और वुड के पार्ट बीच में कौन है? लिविंग पार्ट है। और आप अगर आपने प्लांट ट्री का बाहर वाला स्टेम, बड़ा वाला स्टेम देखा हो ना, खुरदरा सा, ड्राई, उसमें दरारें होती है लंबी लंबी, वो जो लंबी लंबी दरारें हैं ना, सीवंस हैं, वही तो लेंटिसेल्स हैं। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। बता चुका हूं मैं, बार्क है और बार्क में क्या है? लेंटिसेल्स है। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड। जो अंदर की तरफ सेल्स हैं स्टेम के, कि अगर आप स्टेम का टीएस देखें ना, तो सबसे बाहर तो बार्क हो गई, अंदर वुड हो गया, ये राजी वुड, और ये कौन है?
बार्क है। तो लिविंग पार्ट तो सिर्फ इसी एरिया में है ना, और इस एरिया में भी क्या है, पोर्स हैं। इन पोर्स को क्या बोला है, लेंटिसेल्स बोला है। इन लेंटिसेल्स से क्या कर लेते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज, सिंपल सी बात। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ऑन द मैकेनिकल सपोर्ट। जो वुड है उसका काम है कि सेंटर से भाई प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना, क्योंकि इतना बड़ा ट्री है, सीधा खड़ा रहे, गिरे नहीं, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। थस मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव द लीस्ट एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर। इसका मतलब ये जो सुपरफिशियल सेल्स प्रेजेंट है ना बच्चे, ये लेंटिसेल्स की हेल्प से अपने एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में है। और दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकेजिंग ऑफ द पैरेन्काइमा। इस हिस्से में भी मैक्सिमम टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू होगा। देखो 3 तरह के टिश्यू आपने पढ़े हैं सिंपल टिश्यू में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे। इन तीनों में से अगर बात की जाए ना कि सबसे ज्यादा एयर स्पेस कहां मिलते हैं, जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा एयर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस हमें मिलते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू में। और याद रखिए जो बल्की प्लांट हैं उनके स्टेम्स पे जो एरियल स्टेम है बड़े मोटे वाले, उनमें जो सुपरफिशियल पार्ट जो लिविंग पार्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट कौन सा है, पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा एक लूज टिश्यू है, लूज टिश्यू में बहुत सारे एयर स्पेस होते हैं और उन एयर स्पेसेस की हेल्प से लेंटिसेल्स जो हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के टच में रहेंगे। तो दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकेजिंग ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस। कि एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल, छठी सेल, इन सब का एक कॉमन स्पेस हो सकता है बीच में, और ये कॉमन स्पेस स्टोमेटा या लेंटिसेल्स की हेल्प से एटमॉस्फेयर के टच में होगा। तो वहां से गैसेस स्पेस में आएंगे और स्पेस से आसपास की सेल्स में फैल जाएंगी। तो आप देखिए 3 कारण आपको एनसीईआरटी ने बताए हैं। डू प्लांट ब्रीथ, यस प्लांट ब्रीथ करते हैं। गैसेस एक्सचेंज प्लांट में होता है, लेकिन एनिमल्स की तरह प्लांट्स में डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। यह हमारा टॉपिक हुआ डू प्लांट ब्रीथ।